हमें क्या देनी है? सेकंड मेन हेडिंग आपकी आएगी क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ हॉब्स एंड लॉक रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ये आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन आ जाएगी। अब उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सिमिलैरिटीज ऑफ हॉब्स एंड लॉक, या आप ए पॉइंट में आप ये दे सकते हैं, या दूसरे में आप ये दे सकते हैं कि कॉन्सेंट बेस्ड सिविल सोसाइटी इन बोथ मॉडल्स। ये आपका पहला क्रिटिकल एस्टिमेशन आपकी आ जाएगी, जिसमें दोनों के अंदर कोई एक सिमिलैरिटी जो एग्जिस्ट कर रही है वो आप बता देंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन की मेन हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद सेकंड क्या चीज है कि कॉन्सेंट बेस्ड सिविल सोसाइटी इन बोथ मॉडल्स। इसमें क्या है? हॉब्स और लॉक दोनों ने सपोर्ट किया था कि लोगों के कंसेंसस की बेस पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद कोई सिविल सोसाइटी जो है वो वजूद में आई। इसके अंदर आप एक छोटी सी डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर आप कुछ चार्ट बनाना चाहें। बस आपने ये एक आर्गुमेंट इसमें सिमिलैरिटी का दे देना है, उसके बाद आपने दे देना है कंट्रास्टिंग बोथ द फिलोसोफर्स एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो है उसमें आ जाएगी। मतलब आपने अब सेपरेटली दोनों को कंट्रास्टिंग वेज में अब एग्जामिन करते जाना है। पहले आपने सिमिलैरिटी का मेन आर्गुमेंट इकट्ठा दोनों का दे दिया, अब आपने दोनों को डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो एग्जामिन करते जाना है। हॉब्स के बारे में क्या है? हॉब्स के आप पॉइंट नोट कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, जो जब आप एग्जामिन करेंगे तो आपने किस वे में उसको एनालाइज करना है। रियलिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर बाय थॉमस हॉब्स। ह्यूमन नेचर पे उसका एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव उसने दिया है। अब रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में उसने क्या कहा था कि ह्यूमन नेचर क्या है? एनिमलिस्टिक है, ब्रूटल है, नास्टी है। अब इसको समझाने के लिए आप एक रियल लाइफ केस स्टडी कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जब मोटरवे पे रेप इंसिडेंट होता है किसी फीमेल का, और उसके बाद जब फीमेल घर से बाहर निकलती है अकेली, उसको कहीं जाना है, तो वो जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी उसके ऊपर तारी होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, दैट टोटली डिपिक्ट्स हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, ये बिल्कुल पिन पॉइंट एग्जाम्पल है किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए। अगेन हॉब्स की अनसर्टेनिटी वाली बात इसी तरह से आप इस एग्जाम्पल से कोट कर सकते हैं। उसके बाद जो हॉब्स ने कहा है कि ह्यूमन नेचर एनिमलिस्टिक है, उस चीज को भी आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारी सोसाइटी में न्यूज़पेपर्स में ये वाली न्यूज़ छपती है कि किसी इन्फेंट का, किसी टॉडलर का जो है वो रेप कर दिया गया है, तो ये चीज शो करती है कि ह्यूमन नेचर कितनी ज्यादा एनिमलिस्टिक इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। ये आप एग्जांपल्स के तौर पे अपने पास नोट जरूर करें ये वाली बातें। और ये दो एग्जांपल्स काफी होंगी पहले वाले पॉइंट में। उसके बाद दूसरी चीज, अब हॉब्स ने क्या, दूसरा आपका क्रिटिकल एस्टिमेशन में जो आप सेपरेटली कर रहे हैं उसमें क्या बात आएगी? हॉब्स सपोर्टेड पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर दैट लेड टू एब्सोल्यूटिज्म। पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर किस तरह उसने सपोर्ट किया? उसने कहा था कि भाई सारे लोग करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अपने सारे के सारे राइट सरेंडर कर देंगे किसी एक बंदे को, और वो जो एक बंदा होगा वो सबको रूल करेगा और सबकी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। वो जो बंदा है वो पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सारी पावर्स एक बंदे के हाथ में चली गई। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर। ये टर्म्स बड़ी जरूरी हैं पेपर में लिखने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? रियलिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर एंड एब्सोल्यूटिज्म, यानी वो बंदा जो है वो एब्सोल्यूट होगा अथॉरिटी में, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, यानी कि उस बंदे को कहीं पे किसी जुडिशरी के सामने जाके जवाब नहीं देना अपने एक्शंस का। तो ये वाली चीज शो करती है कि भाई वहां पे एब्सोल्यूटिज्म जो है वो हॉब्स ने प्रोमोट किया। तीसरा कॉन्सेप्ट, जो तीसरा आपका क्रिटिकल एस्टिमेशन होगी हॉब्स पे, वो क्या है? मोनोइस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी। हॉब्स ने अपने सिविल सोसाइटी में मोनोइस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी दिया था। मोनोइस्टिक व्यू क्या होता है वो आपको बेहतर आइडिया होगा मोनोइस्टिक व्यू के बारे में, अगर हम उस पर जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी डिटेल्स उसकी जो है वो हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? लैक ऑफ पावर टू ओवरथ्रो। हॉब्स की सिविल सोसाइटी में लोगों ने एक दफा एक बंदे को जब अपॉइंट कर दिया, अब उनके पास पावर्स नहीं है, मतलब वो उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकते। वो बंदा जो है, जो मोनार्क है,
जब वो रूल करेगा तो वो एब्सोल्यूट है और लोग उसको क्वेश्चन करके कहीं ओवरथ्रो नहीं कर सकते. सो दिस इज अनदर पॉइंट इन द क्रिटिकल एस्टिमेशन ऑफ हॉब्स सिविल सोसाइटी. नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है कि आपका जो हॉब्स है उसने लिमिटेड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिया था. फंडामेंटल राइट्स में आपकी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी होता है. थॉमस हॉब्स ने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर जो है वो फोकस किया था, और वो क्या चीज थी? ओनली वन थिंग, और वो थी राइट टू लाइफ. बाकी राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी उसने टोटली जो है वो सेक्रीफाइस कर दिए थे. नेक्स्ट आप पॉइंट इसके अंदर लिखें, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. हॉब की सिविल सोसाइटी में किसी किस्म का कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात ही नहीं थी. तो ये आपने 6 पॉइंट्स इसके अंदर देने हैं, और 6 पॉइंट्स के साथ में आपको हॉब्स की एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, या आप अपने पास जरूर नोट कर लें. मिडल ईस्टर्न पिक्चर जितनी भी है वो हॉब की सिविल सोसाइटी की या हॉब की स्टेट ऑफ नेचर की परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो वहां पे बैठती है. मिडल ईस्ट में क्या हुआ है, अगर आप अभी साउथ सूडान का इंसिडेंट देखें, साउथ सूडान के अंदर एक एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी जो है वो रूल कर रही थी. अब हॉब क्या कहता है? हॉब का पहले मैं बात यहाँ पे बता दूं. हॉब ये कहता है कि एब्सोल्यूट टेंडेंसी जब तक प्रॉपरली रूल करती रहेगी, लोग आपस में एनार्की और केओस का शिकार नहीं होंगे. हॉब ये बात करता है. सूडान के अंदर एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी जो है वो बारीकी, मेरे ख्याल से, या पता नहीं उसका मुझे नाम भूल गया, वो बंदा जो है वो रूल कर रहा था टेंडेंसी में. अब उसकी एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी जैसे जैसे वीक हुई है, वैसे वैसे सूडान में क्या आ गया है, बहुत ज्यादा क्राइसिस डेवलप हो गए हैं. दूसरी एग्जांपल, सीरिया में जैसी ये अरब स्प्रिंग आया है, बशारुल असद और उसकी प्रीवियस एंसेस्टर्स की जो एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसीज हैं वो वीक हुई हैं, सीरिया जो है वो सिविल वॉर में चला गया है. जी के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, कोऑपरेटिव थे, और बिल्कुल भी एक दूसरे को थ्रेटन नहीं करते थे. लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो रैशनल भी थे, तो डायलेमा ऑफ लिबर्टी क्रिएट हुआ कि भाई जब सारे के सारे लोग ही फ्री होंगे, जब वो हर चीज के ऊपर अपना जो है वो राइट क्लेम कर सकते होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लिबर्टी जो है वो जनरेट हो सकता है. दिस वॉज कॉल्ड डायलेमा ऑफ लिबर्टी बाय जॉन लॉक अपनी टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट वाली बुक के अंदर. अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोग एक जगह पे गैदर होते हैं कि भाई फ्यूचर में कहीं हमारी लिबर्टी जो है वो किसी तरह थ्रेटन ना हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए. तो अल्टीमेटली सारे के सारे लोग क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में वो सिविल सोसाइटी बनाते हैं. अब हमने उस सिविल सोसाइटी को क्रिटिकली एनालाइज करना है. ठीक है, उसके पॉइंट्स में आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कर लें. पहली चीज क्या है, जॉन लॉक ने कहा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे उसने जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, लॉ होगा, एक लॉ के तहत जो है वो बॉडी रेगुलेट करेगी. अगली चीज उसने क्या की, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर विद लिमिटेड गवर्नमेंट. ठीक है, यह लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट होगी वो किसी एक बंदे की नहीं होगी, बल्कि इंस्टीट्यूट, जैसे पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूट है, तो उसने सपोर्ट किया पार्लियामेंटेरियनिज्म को. तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर हमें जॉन लॉक की सिविल सोसाइटी के अंदर जो है वो नजर आती है. तीसरी चीज उसने क्या कही, प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि एक एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी, एक मोनोइस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां पे स्टेट के पास ऑल इन ऑल सब कुछ यूनिवर्सलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है. बल्कि क्या होगा, जो पावर्स हैं वो टीयर्स में डिवाइडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. तो जॉन लॉक ने इस किस्म की बात जो है वो अपनी सिविल सोसाइटी के बारे में की. उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सारे जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे. फाइनली, पावर टू ओवरथ्रो. पावर टू ओवरथ्रो में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं सही से काम कर रही, तो लोग जो हैं वो उसको ओवरथ्रो करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं. ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके आएंगे हमारे पास, जब हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे जॉन लॉक की सिविल सोसाइटी को. अब हम जॉन लॉक की सिविल सोसाइटी के बारे में कुछ एग्जांपल्स जो है वो नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हमें सिविल सोसाइटी में मिलती हैं. सबसे पहली एग्जांपल है अमेरिकन इंडिपेंडेंस की. अमेरिका की जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर जो बिल ऑफ राइट्स पास किए गए थे, वो टोटली किस आइडियोलॉजी के ऊपर ऑपरेट हो रहे थे, वो जॉन लॉक की आइडियोलॉजी पे ऑपरेट हो रहे थे. इसके अलावा दूसरी एग्जांपल आप नोट कर लें, जो आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी,
उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस दी गई थी वो भी जॉन लॉक की तरफ से, जॉन लॉक ने एक बड़ा मेजर रोल उसके अंदर प्ले किया था उन इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस के अंदर। आजकल के दौर में जब हम एनालाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, बाहर वेस्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। जब हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो हमें नजर आता है कि जॉन लॉक की वो आइडियोलॉजी आज भी वर्ल्ड में ऑपरेट होती हुई नजर आती है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने इसमें क्रिटिकल एस्टिमेशन में ये देनी है कि जॉन लॉक ने प्रोसेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। ठीक है, ये आप एक थोड़ा सा पिंचिंग पॉइंट इसमें डाल सकते हैं। यानी कि उसने ये कहा था कि गवर्नमेंट बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि वोट्स के जरिए प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट बननी चाहिए। वो फिर आके किसने क्लैरिफाई किया था? वो जीन जैक रोसो ने जो वो उस चीज को क्लैरिफाई मजीद किया था अपनी जर्नल विल की आइडियोलॉजी में। ठीक है, तो ये इसके पूरे सिस्टम में एक वीकनेस थी। तो और अगर ऊपर वाले सिस्टम में कोई वीकनेस आपने लिखनी है हॉब्स वाले में, तो आप लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमेशा अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट होता आया है, जो आगे भी अथॉरिटेरियनिज्म में जा सकता है। जैसे पाकिस्तान के मार्शल लॉज हैं, वो कंटिन्यूअस ही रहे हैं। अगर आप पहला मार्शल लॉ देखें वो भी कम से कम 10 साल 11 साल रहा है। दूसरा मार्शल लॉ आप देखें 1980 का, वो भी इसी तरह से कम 10 साल तक रहा है। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसीज हमेशा अथॉरिटेरियन रूल में कन्वर्ट होते हैं। तीसरा, आप वो नेपोलियन की बात भी लिख सकते हैं, वो बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से आया था। वो इलेक्शंस और इन चीजों के जरिए जो उसने आगे रूल करना शुरू किया, अल्टीमेटली उसने अपने आप को एम्परर बना लिया, और वो जो है वो एब्सोल्यूटिज्म जो है अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसका क्रिटिकल एस्टिमेशन भी दे सकते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं क्रिटिकल एस्टिमेशन में, और इसमें भी नेगेटिव पॉइंट आप दे सकते हैं। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे पूरा होगा, और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी हैं। अब किसी का कोई भी सवाल है तो काइंडली वो आप मेरे से पूछ लीजिए। बल्कि इससे पहले मैं आपको कंक्लूजन का बता दूं, जब ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं, अब आपने कंक्लूजन में जाना है, और कंक्लूजन में आपने वही चीज पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान वाली बात को आपने लास्ट में लिखना है। ऊपर आपने जनरल डिस्कशन करते जाना है। ऊपर आपने लिखना है कि आजकल के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, लोग एक दूसरे के साथ या कंट्रीज एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कॉपरेशन जो है वो करती हैं गुडविल की बेस पे। ये जो कॉपरेटिव नेचर हमें स्टेट्स में नजर आती है, ये शो करती है कि जॉन लॉक की आइडियोलॉजी है वो जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी ऑपरेट होती नजर आती है। ईयू के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर सारी स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, जो शो कर रही हैं कि हाँ भाई जॉन लॉक बिल्कुल ठीक था। अब हम पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमें वो वाली कॉपरेशन जो है वो नजर नहीं आ रही, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो बिल्डअप नहीं हो पा रही है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से मुल्क एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल एंजाइटी का शिकार है। जॉन लॉक की कोऑपरेटिव आइडियोलॉजी और थॉमस हॉब्स की आ, आ, जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर के ऊपर ऑपरेट कर जाता है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान क्या करेगा, अपनी इस पॉलिटिकल एंजाइटी और इकोनॉमिक क्योस से बाहर निकल सकता है। तो ये आपने एक मेच्योर डिस्कशन पे अपना सवाल जो है वो एंड कर देना। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मेरे से पूछ लें। सर, जॉन लॉक का नेगेटिव पॉइंट रिपीट करते हैं। अच्छा, लॉक का नेगेटिव पॉइंट ये है कि लॉक ने फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का प्रोसेस नहीं दिया था हमें। उसने बस ये कहानी बता दी थी हमें कि भाई ये गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा था कि कैसे बनेगी वो गवर्नमेंट। इलेक्शंस में ये बैलेट पेपर्स और इस तरह से लोगों से मुशावरत करके और ये पब्लिक मैंडेट लेके जो गवर्नमेंट बनने का प्रोसेस है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। ये प्रोसेस फिर रोसो ने जर्नल विल के अंदर बताया था। तो ये इसकी एक वीकनेस है, जो इसने हमें इस बारे में कुछ भी जो है वो आइडिया नहीं दिया था। तो ये एक नेगेटिव बात इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। हॉब्स पे तो ऑलरेडी मैंने बता दी है। इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई गेस सबके सवाल जो हैं, सबको जो है वो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, और आई होप के कोई मजीद क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर किसी के हैं तो वो प्लीज़ मुझे फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मीटिंग को हम फिर यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि आज ये एक ही सवाल था, इसकी डायनामिक्स काफ़ी लेंथी थी और इसको जस्टिफाई करने में टाइम लगना था। तो हम आज फिर यहीं तक अपनी मीटिंग को